तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो देखो बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब द्विध्रुवीय बंध के एक ध्रुव के आवेश, समझ गए ना, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बात समझ में आई कि कोई भी ध्रुवीय अणु लिया जाए, द्विध्रुवीय अणु, तो उसके किसी एक बंध को देखा जाए तो उस द्विध्रुवीय बंध के एक सिरे का जो आवेश है, आवेश परिमाण जो है वो लिया जाए, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम ये मान लें कि ये है हमारे पास एक द्विध्रुवीय अणु, ठीक है। इसके एक सिरे का आवेश है Q माइनस, तो एक सिरे का आवेश है Q प्लस। सपोज ये A और ये B दो परमाणु आपस में जुड़े हैं और इनके बीच का ये जो बंध है द्विध्रुवी है, और इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, या हम ये कहें कि जो ये बंध लंबाई है ये है r, स्मॉल r। तो एक सिरे का जो आवेश परिमाण है, कुल कितना आवेश की मात्रा है वो ली जाए Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r, मतलब बंध लंबाई r, तो इनका जो गुणनफल निकलेगा, प्रोडक्ट जो होगा, वही है क्या बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर जो म्यू है इसको हम बोलेंगे क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। अब आता है कि यहाँ क्यू किस यूनिट में लिया जाए, आर किस यूनिट में लिया जाए, तो द्विध्रुव आघूर्ण की क्या इकाई आएगी। तो सबसे पहले बता दूं कि क्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है, हमें क्यू निकालना होगा। क्यू यहाँ पर सिरे या एक ध्रुव का आवेश परिमाण है, और इसको निकालने के लिए 4.802 इंटू 10 की पावर -10 इंटू परसेंटेज आयनिक लक्षण अपॉन में ये 100। अब देखो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये माना जाए कि अगर ये बंध पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, ए और बी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए, तो एक सिरे का जो आवेश आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। मीन्स 4.802 इंटू 10 की पावर -10, और ये यूनिट होगी क्या, ESU में, ठीक है। लेकिन बंध पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, तो कितना परसेंट आयनिक लक्षण है, कितना परसेंट वियोजन है, तो वो हम इस चार्ज का, एक सिरे के टोटल, एक इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश का प्रतिशत निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक सिरे में एक्चुअल में कितना जो है आवेश है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का कुल कितना आवेश है। तो हम इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अणु के या बंध के प्रतिशत आयनिक लक्षण का गुणा कर दें तो एक सिरे का आवेश ESU में आ जाएगा। हम चाहें तो कूलॉम में भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इंटू प्रतिशत आयनिक लक्षण अपॉन 100, तो वो कूलॉम में आ जाएगा। बात क्लियर है। तो हमें पहले CGS यूनिट में निकाल लें कि Q की वैल्यू, एक सिरे का आवेश कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का कुल प्रतिशत निकाल लिया जाए, जितना प्रतिशत जो ये बंध है वो आयनिक लक्षण रखता है उसके आधार पर, ठीक है। और R है बंध लंबाई, जो कि एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, आप उसमें 10 की पावर -8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बंध लंबाई सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कि म्यू की इकाई क्या हो, ठीक है। तो म्यू की इकाई हमें निकालनी है। तो म्यू की इकाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले CGS यूनिट में निकालना, मतलब म्यू की जो इकाई है। तो ध्यान रखें कि जब आप CGS यूनिट ले रहे हैं तो जो आवेश परिमाण है वो ESU में, और जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में। तो 10 टू दी पावर -10 ESU, 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, मीन्स 10 टू दी पावर टोटल हो गया 18 -18 ESU सेंटीमीटर। इसकी जगह पर हम यूज करेंगे डिवाइड, डी, एक डिवाइड,
तो इस तरह से ये CGS यूनिट आ जाएगी इसकी डिवाई में। बात क्लियर है? तो हमें डाइपोल मोमेंट की अगर यूनिट डिवाई में लानी है तो ध्यान रखें एक सिरिक आवेश परिमाण को ESU में लेना है और बंध लंबाई को सेंटीमीटर, तब जाके आपका डिवाई में आंसर आएगा। और अगर आपको SI सिस्टम में निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण को तो ध्यान रखें Q जो है वो किस में लेना होगा आपको, कूलॉम में, फिर उसका प्रतिशत आणविक लक्षण से आवेश मात्रा निकालना है, और जो बंध लंबाई है उसे मीटर में लेना होता है। जो एंगस्ट्रॉम में है हम उसे किस में चेंज कर लें, मीटर में। तो SI यूनिट में जब इसका यूनिट आएगी, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की, तो आएगी कूलॉम मीटर। तो एक डिवाई को अगर आप कूलॉम मीटर में भी बदलना चाहें ना तो आप इससे भी बदल सकते हैं कि 1 डिवाई इक्वल टू कितना होता है कूलॉम मीटर। तो आपको अगर डायरेक्ट जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपने डिवाई में निकाल लिया और फिर क्वेश्चन या ऑप्शन आपको किस में दे रखा है, मान लो कूलॉम मीटर में, तो आप उस डिवाई में इतना मल्टीप्लाई करते हैं 3.33 इंटू 10⁻30 सेंटी कूलॉम मीटर। तो इससे आपका जो है आंसर आ जाएगा ऐसा यूनिट। अब देखो यहाँ आते हैं हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि HCl का अणु 17% आयनिक लक्षण रखता है, मतलब जो बंध है वो 17% आयनित हो चुका है। अगर 100% हो जाता तो एक सिरे का आवेश टोटल 4.802 इंटू 10⁻10 ESU आता, लेकिन वो कितना परसेंट है, 17%, और बंध लंबाई है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो HCl का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो देखो यहाँ पे पहले मैंने Q निकाल लिया है ना, एक सिरे के आवेश का 17% निकाल लिया, मतलब 4.802 इंटू 10⁻10 इंटू 17/100, ये आ गया ESU। और जो बॉन्ड लेंथ है एंगस्ट्रॉम में थी, हम उसे किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर। तो इस तरह से HCl Q इंटू R निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 4.802 इंटू 10⁻10 इंटू 17/100 इंटू 1.27, ठीक है। और कुल मिला के यहां से ये हटा दूं मैं, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं अच्छे से। तो लो Q हो गया 4.802 इंटू 10⁻10 इंटू 17/100 इंटू 1.27 इंटू 10⁸, तो ये आ गया ESU सेंटीमीटर। या हम इसी को लिख सकते हैं 4.802 इंटू 17/100 इंटू 1.27, और कुल मिला के ये क्या आ गया डिवाई में, और इसी का रिजल्ट है और ये 1.03 डिवाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको हटा के मैंने क्या यूज कर दिया, डिवाई। तो इस तरह से डिवाई में आ गया। अब मान लो आपको SI यूनिट में ले जाना है तो म्यू HCl अगर आप लिखना चाहें SI यूनिट तो 1.03 इंटू 3.33 इंटू 10⁻13 कूलॉम मीटर में लिख दो, तो ये किस में आ जाएगा, SI। तो पहले डिवाई में निकाल लो, फिर आप उसे चाहे तो कूलॉम मीटर में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण, एक सिरे का आवेश और दोनों सिरों के आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल निकालना है। CGS यूनिट में ले रहे हैं तो आवेश का ESU में लें और बंध लंबाई सेंटीमीटर। SI में ले रहे हैं तो आवेश की मात्रा आप किस में लोगे, कूलॉम में, और बंध लंबाई मीटर। फिर जाके आप इसको सॉल्व करेंगे तो डाइपोल मोमेंट पर्टिकुलर बॉन्ड का या अणु का निकल सकता है। अब आता है द्विध्रुव आघूर्ण का दिशात्मक गुण। ठीक है, तो देखो बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, मतलब इसकी अपनी एक दिशा है, इसका अपना एक परिमाण है। और अब आता है कि इसकी दिशा का निर्धारण कैसे करें। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बंध से जुड़े निम्न ऋण विद्युतीय परमाणु से उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु या धनावेशित सिरे से ऋणावेशित सिरे की ओर होती। समझ गए ना कि जब हम किसी अणु में या बंध में द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर बंध में, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या लगानी है आपको, निम्न ऋण विद्युतीय परमाणु से उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ। या फिर अगर कोई लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन है मान लो, तो लोन पेयर में जो ये है तो नाभिक हो गया पॉजिटिव चार्ज जैसा,
ठीक है। तो हम इसके द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन ऐसा लगाएंगे, नाभिक से लोन पेयर की, ठीक है। और कोई बंध है तो धनावेशित सिरे से ऋणावेशित सिरे की ओर आप इस तरह से एरो लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम कहें ए और बी में बी की ऋण विद्युता उच्च है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी कहां से, ए से बी की ओर। मान लो HCl है तो HCl में H से Cl की ओर। अब मान लो कोई अणु द्विपरमाणविक है तो ऐसे द्विपरमाणविक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसके बंध आघूर्ण के ही बराबर होगा, मतलब ये कहलाएगा बंध आघूर्ण, ठीक है। कि कोई अणु ऐसा है जिसमें दो ही परमाणु, तो द्विध्रुव आघूर्ण अणु का जो होगा वो उसके बंध आघूर्ण के बराबर होगा। जैसे HCl है तो HCl का द्विध्रुव आघूर्ण H और Cl बंध के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर मींस 1.03 डिवाइड होगा। बात क्लियर है। लेकिन अगर कोई बहुपरमाणविक अणु है तो द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश के नियम के अनुसार हम निकालते हैं, जैसे कि ये है A टाइप का अणु है जिसका बंध कोण है ये क्या, थीटा। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, बंध कोण, ठीक है। और ये हो गए दो बंध। सपोज हम ये मान लें कि जो ये है इसकी ऋण विद्युता जो है ए से ज्यादा है बी की और इसकी कम है, तो ए धनावेशित हुए और बी ऋणावेशित होगा। तो इस तरह द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन हम ये शो कर देंगे इस तरह से, एक है μ1 और एक क्या है μ2, ये है बंध आघूर्ण थीटा। तो पूरे अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब ये है अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। सीधी सी बात है कि अणु में जो एक परिणामी एक प्रकार का बल जो आकर्षण बल है बचता है वही तो द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे μr इक्वल टू रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, जहां थीटा क्या है, बंध कोण। या हम ये कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के मध्य का कोण। बात समझ गए ना। थीटा क्या है यहाँ बच्चों, कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उनके बीच का क्या कोण है उसे हम बोलते हैं। जैसे थीटा 0 है मींस दोनों बंध के द्विध्रुव आघूर्ण एक ही डायरेक्शन में और बिल्कुल पैरेलल इस तरह से दिख रहे हैं। यहाँ थीटा 0 है तो सोचो यहाँ थीटा 0 रख देंगे तो ये जो आएगा μr वो होगा μ1 प्लस दोनों जुड़ जाएंगे। बात समझ गए ना। थीटा यहाँ पर 0 रख दिया तो इस तरह से इक्वेशन में जो है थीटा तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2, रूट हटा दो तो आपके पास यही फॉर्मूला बचेगा μr इक्वल टू μ1 प्लस μ2। जैसे हम ये कहें कि HCl और CH3 दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, पैरा पोजीशन में बेंजीन के, तो Cl के डायरेक्शन और CH3 का डायरेक्शन एक ही एंगल में आगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो गया। थीटा एंगल रख रहा है, दोनों द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दिशा का जो कोण है वो 0 है। तो इस तरह से दोनों के हम वैल्यू जोड़ दें तो ये आ गया हमारे पास 1.87 डिवाइड। अब मान लो थीटा 180 डिग्री का है, ठीक है, ऐसे मतलब दोनों द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है थीटा। जैसे दो Cl जुड़े हों रिंग में या दो NO2 जुड़े हों या दो कुछ भी ग्रुप जुड़े हों तो μr इक्वल टू μ1 माइनस क्या लेंगे μ2। अगर दोनों ग्रुप जैसे ये HCl में अगर हम यहाँ कहें कि म्यू कितना होगा रिजल्टेंट तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अगर द्विध्रुव आघूर्ण दोनों अलग अलग हैं तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम बच जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको थीटा ध्यान रखना है, ये है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बीच का कोण। हमें थीटा पता हो, दोनों बंध आघूर्ण पता हो तो हम पूरे मॉलिक्यूल का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, रिजल्ट। यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए। और भी देखो, अगर बेंजीन में दो ग्रुप एक से जुड़े हो जैसे X और X, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो, ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे μr घटेगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा ऑर्थो का, फिर उससे कम मेटा का और उससे कम किसका हो जाएगा, पैरा का द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से सुने, अगर बेंजीन रिंग में X और X दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी या प्रतिकर्षी, जैसे दो क्लोराइड हैं, दो मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, या दो नाइट्रो ग्रुप हैं, मतलब यहाँ पर जो X है या तो Cl हो या Br हो, है ना, NO2 हो या R ग्रुप हो, अगर इस तरह के ग्रुप हैं दोनों
तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त करने लगेंगे इस तरह से, और जैसे थीटा की वैल्यू 180 पहुंचेगी तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा, और इस तरह से ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, और उससे कम पहला। अब मान लो दो ग्रुप X और Y, दो, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी रिलीजिंग है और एक प्रतिकर्षी है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। अगर ये जुड़े हैं तो ध्यान रखें कि मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है Y और ये इस तरह से, तो ऐसे में क्या होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का रिजल्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा अणु का द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता जाएगा। मींस ऑर्थो से ज्यादा मेटा और मेटा से ज्यादा पैरा। जैसे यहां से एग्जांपल से समझते हैं कि दो क्लोराइड जुड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि लगातार द्विध्रुव आघूर्ण घटता जा रहा है और पैरा तक 0 हो गया। लेकिन हम NO2 और एक OH लगा दें तो OH एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और NO2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और एक स्थिति आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे के साथ रिजल्टेंट रूप से जुड़ जाएंगे द्विध्रुव। बात यहां तक अच्छी तरह समझ गए। यदि वलय में दो OH या दो NH2 समूह जुड़े होते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी और एक दूसरा प्रतिकर्षी हो जाता है, और यही रीजन है कि यहां पर अगर हम देखें कि ये OH है और ये OH है तो यहां म्यू 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर एक OH अपना लोन पेयर रिंग में सब्स्टिट्यूट कर देगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हो जाएगा, और एक OH की ऋण विद्युता में O की ज्यादा होने से वो आकर्षी, मतलब ऐसा हो जाएगा। ऐसा बात क्लियर है? तो यहाँ ये अच्छे से ध्यान रखना है कि दो OH पैरा में है तो आप उसे म्यू 0 नहीं लेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण के क्रम बता दूं, PCl3F2 और PF3Cl2 में किसका ज्यादा है? PF3Cl2। इसका तो म्यू जो है आप बता दूं ये 0 है, जबकि इसका जो म्यू है वो 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां 3 क्लोराइड और 2 फ्लोराइड है तो फ्लोराइड हमेशा एक्सियल पोजीशन में होंगे, क्योंकि एक रूल पढ़ोगे बेंट रूल जिसके अनुसार, ठीक है, जो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है हमेशा एक्सियल पोजीशन में होंगे। कहां? क्योंकि यहां पर S% लक्षण कम होगा। ऐसी संकृत कक्षक से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु आके जुड़ता है जिसमें S% लक्षण कम हो, मींस जिसकी ऋण विद्युता कम हो। इसलिए 2 फ्लोरीन ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे और बाकी 3 क्लोरीन ऐसे हो जाने से पूरे अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा, जबकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो रहे हैं लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। ऐसे में अणु का अपना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण बच जाएगा। ठीक इसी तरह से CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I एक्चुअल द्विध्रुव आघूर्ण का ये डायरेक्शन मतलब क्रम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि होना तो चाहिए था CH3F का सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्रुवीय बंध CF है, लेकिन CF में बहुत ज्यादा आयनिक लक्षण आ जाने से जो बंध लंबाई है वो काफी कम हो जाती है, और ऐसे में आवेश और जो बंध लंबाई का गुणनफल है वो काफी कम हो जाने के कारण ये दूसरे ऑर्डर में आ जाता है, मतलब CH3Cl का थोड़ा ज्यादा मिलता है, बाकी लगातार डिक्रीज हो रहा है। NH3 का NF3 से ज्यादा होता है द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH3 में द्विध्रुव आघूर्ण जो लोन पेयर का है और जो NH का है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि NF और लोन पेयर द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त करने लगते हैं, जिसके कारण ही NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से NCH3 होल थ्राइस और NSiH3 होल थ्राइस में इसका ज्यादा है, क्योंकि NCH3 होल थ्राइस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे में CH3 का द्विध्रुव आघूर्ण और नाइट्रोजन का लोन पेयर का द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं, जबकि NHSiH3 में पाई बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो पूरा मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, जिसके कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है घट के 0 हो जाता है। बात क्लियर है? तो इस तरह से ठीक इसी तरह से जैसे जैसे क्लोराइड बढ़ते जाएंगे अणु में द्विध्रुव आघूर्ण कम होता जाता है। कारण ये है कि अणु में जैसे जैसे क्लोराइड बढ़ेंगे वो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त करना शुरू कर देंगे। जैसे अब यहाँ देखें आप, एक Cl और एक H, एक H, एक H, तो ये सब जुड़ेंगे, लेकिन अगर आपने 2 Cl कर दी और 2 H कर दिए तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये एक दूसरे को निरस्त करने लगते हैं।
दो OH ग्रुप जुड़े हो रिंग में और दो Cl, तो OH का ज्यादा है। मैंने अभी बताया इनमें एक OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। HF, H2O, अमोनिया और NF3 का ये ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरह से एसिटल्डिहाइड से ज्यादा एसीटोन का होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अगर आप एसीटोन में जाएंगे और एल्डिहाइड में देखोगे तो इस द्विध्रुव गुण CO के द्विध्रुव गुण में केवल एक CH3 का ही कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, जबकि कीटोन में जाओगे तो कीटोन में CO के द्विध्रुव गुण में दो एल्काइल ग्रुप का द्विध्रुव गुण का योग हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हों और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हों, इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रिलीजिंग या विड्रॉविंग विड्रॉविंग, तो ध्यान रखें इनका द्विध्रुव गुण ज्यादा होता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉविंग दोनों जुड़े हों उनका द्विध्रुव गुण हमेशा ज्यादा होगा। किससे? जिनमें या तो विड्रॉविंग विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हों या रिलीजिंग रिलीजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या आकर्षी समूह एक साथ जुड़े हों तो उनका ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आकर्षी आकर्षी या प्रतिकर्षी प्रतिकर्षी जुड़े हैं तो सिस और ट्रांस में जाओगे तो सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट में चले जाएं, ठीक है, मतलब ये सिस और ट्रांस में सिस का द्विध्रुव गुण ज्यादा है और ट्रांस का कम। मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? अणुओं के बीच का संकुलन में। तो पैरा में भले द्विध्रुव गुण 0 है लेकिन संकुलन बहुत अच्छे से होने के कारण ये जो अणु है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। फिर ऑर्थो रखेगा क्योंकि इसमें द्विध्रुव गुण भी है और अणु थोड़ा सममित है, लेकिन मेटा में द्विध्रुव गुण कम हो गया और सममिति भी कम हो जाती है, इसलिए सबसे कम द्विध्रुव जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है द्विध्रुव गुण पर, तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। पैरा में चूंकि पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, अणु का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अच्छी संकुलन के कारण, इसलिए दूसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट में आता है। मेटा का द्विध्रुव गुण भी कम है, संकुलन भी ढंग का नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में ये नीचे चला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग में मेटा क्लोरो जो डाइक्लोरोबेंजीन है वो दोनों में पीछे आ रहा है। फिर कुछ अनुप्रयोग बता दूं द्विध्रुव गुण के, ठीक है, तो जैसे ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं का निर्धारण, तो ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव गुण 0 होता है वो अध्रुवीय कहलाते हैं। आप कैसे पहचानोगे? तो ध्यान रखें या तो वो सममित हो, एकांक इलेक्ट्रॉन की युग्म की अनुपस्थिति हो। अगर ये कुछ दिखता है आपको तो ध्यान रखें ऐसा अणु अध्रुवीय कहलाएगा। जिनमें संकृत कक्षक और बंध एक बराबर हो, ठीक है, ज्यामिति मतलब सीधी सी बात है, अगर ज्यामिति और संरचना एक सी है तो म्यू 0 आएगा इस तरह से। दूसरा है द्विध्रुव अणु, तो जिनमें लोन पेयर की उपस्थिति हो या सममित अणु हो, तब ऐसे में हम कहेंगे अणु में क्या होगा बच्चों? ध्रुवीय गुण होगा, तो ऐसे अणुओं को ध्रुवीय में लेना है। अच्छी तरह से पहचानोगे, लोन पेयर की उपस्थिति दिखती है, अणु में सममित दिखता है, तो ऐसे अणु ध्रुवीय में आएंगे। और कोई लोन पेयर नहीं है, सममित है, भले लोन पेयर हो, तो वो अणु क्या होंगे बच्चों? अध्रुवीय होंगे। फिर यौगिक में प्रतिशत आयनिक लक्षण, तो देखो पूरे अणु में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है। मैंने एक बार बताया था कि अगर बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना था तब तो वो फॉर्मूला लगा था 16xa माइनस XB प्लस 3.4xa माइनस XB। लेकिन अगर किसी यौगिक में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है तो ये फॉर्मूला है म्यू प्रेक्षित बटे में म्यू परिकलित गुणा 100। म्यू प्रेक्षित अणु का प्रेक्षित द्विध्रुव गुण है जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, परिकलित आप इस सूत्र से निकालोगे। अगर आप डिवाई में निकालना चाह रहे हैं तो 4.802 इंटू आर एंगस्ट्रॉम में ले लें और डिवाई में निकलाएगा। और अगर आप कूलॉम मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 1.602 इंटू आर इसमें ले लें एंगस्ट्रॉम में और इंटू 10⁻⁻29 कूलॉम मीटर में इसमें निकाल। जैसे HCl की बंध लंबाई है 1.27 एंगस्ट्रॉम और तथा अणु का प्रेक्षित द्विध्रुव गुण है 1.03 डिवाई, तो HCl का प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या होगा? तो पहले मैंने डिवाई में ही परिकलित वैल्यू निकाल ली। क्यों? क्योंकि प्रेक्षित द्विध्रुव गुण डिवाई में दे रखा है तो परिकलित द्विध्रुव गुण भी डिवाई में होना चाहिए। तो इस तरह से ये आ गया 4.802 इंटू 1.27, तो ये 6.09 डिवाई। आप बस प्रेक्षित द्विध्रुव गुण आपको क्वेश्चन में दे रखा है और ये हो गया परिकलित गुणा 100, तो आगे 16.91। अब जैसे ये है ए बी अणु का द्विध्रुव गुण है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलॉम मीटर, बंध लंबाई है 100 पिकोमीटर, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या होगा?
तो ध्यान रखें बच्चों की बंध लंबाई हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही लेनी है। तो आप इसको ये एंगस्ट्रॉम में लेना चाह रहे हैं, तो बंध लंबाई आपको दे रखी है, ठीक है। ये आर जो है बंध लंबाई ये दे रखी है, ये है। तो आप इसे पिकोमीटर से किसमें चेंज कर लो, एंगस्ट्रॉम में। तो एक एंगस्ट्रॉम में 100 पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर में इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया आर का वैल्यू, एक एंगस्ट्रॉम। बस परिकलित मान निकाल लो, जो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया है, 1.602 इंटू बॉन्ड लेंथ इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो ये आ गया आपके पास परिकलित मान, प्रेक्षित मान दे रखा था। तो इस तरह से अणु का प्रतिशत आयनिक लक्षण आ गया 10%। तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना और ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं की पहचान करना। बाकी द्विध्रुव आघूर्ण हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत जगह यूज आएंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे पहचानना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब हम इसके बाद जो है ओवरलैपिंग के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करें, ठीक है।